कहानी का ये दूसरा भाग देखने से पहले इसका पहला भाग अवश्य देखें। अपने ही ख्यालों में खोई हुई धारा स्कूल की सीढ़ियां उतरती हुई पत्थर वाली रोड पर आ गई। पीछे पीछे कोई आ रहा था, जोर जोर से गाना गाता हुआ। बेट माया, मेरी गाड़ी में हो जा सवार। उसने मुड़कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उन्हीं तीन लड़कों में से एक लड़का उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसके मुंह पर बड़ी अश्लील सी मुस्कान थी। अपने हाथ को अपने बालों के गुच्छे पर फेरता वो लगातार उसकी तरफ देख रहा था। धारा ने रुआंसी होकर आगे देखा। गांव अभी काफी दूर था, वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। उसने अपने कदमों की गति तेज कर दी तो वो लड़का भी तेज चलने लगा। उसने एक रंग बिरंगी सी शर्ट पहन रखी थी और एक घिसी घिसाई सी जीन्स। बालों के गुच्छे उसकी आंखों पर आ रहे थे, जिन्हें वो बड़ी अदा से बार बार पीछे कर ले रहा था। वो लड़का उसे तेज चलते देखकर बोला, अरे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाऊंगा। प्यार करते हैं तुमसे, अच्छी लगती हो हमें। वो उसके साथ साथ चलने लगा। बेबसी में धारा के आंसू टपकने लगे। वो बोला, देखो यार, साफ सीधी बात कहें तुमसे, तुम्हें देखते ही लट्टू हो गए हैं तुम पर। तुम हमें अच्छी लगती हो, तुमसे शादी करना चाहते हैं। हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। माँ बाप तो है नहीं तुम्हारे, बस एक छोटा भाई है और वो तुम्हारी अम्मा। वो भला कितने दिनों जिएगी? चाहो तो भाई को अपने साथ रख लेना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर वो जोर से हंसने लगा। धारा कुछ नहीं बोली, बस आंखें झुकाए तेज कदमों से आगे बढ़ती रही। वो लड़का फिर बोला, तुम कहीं ऐरा गैरा लल्लू तो नहीं समझ रही हो हमें? देखो, हमारी दो दो दुकानें हैं, घर भी खुद का है और बहुत बड़ा है। हजारों रिश्ते आ रहे हैं हमारे। लोग मरे जा रहे हैं अपनी लड़कियों की शादी हमसे करवाने के लिए, लेकिन हम पर तो तुमने जादू कर दिया। अरे कुछ बोलो ना। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अब तक मुंह बंद किए चलती धारा ने सहम कर एकदम से दौड़ लगा दी। वो आगे को भाग खड़ी हुई और वो लड़का अपने होंठ दबाए उसे जाता हुआ देखता रहा। धारा की सांस चढ़ रही थी, लेकिन वो भागती रही। आगे जाकर गांव के दो चार लोग आते जाते दिखाई दिए, तब उसने दौड़ना बंद कर दिया, लेकिन अपनी गति धीमी नहीं की। अपने घर में घुसकर उसने संकल लगा ली और फूट फूट कर रो पड़ी। पता नहीं कितनी देर तक वो वैसे ही रोती रही। फिर जाकर आंगन में हाथ मुंह धोने लगी। पता नहीं उसके कितने आंसू पानी में मिलकर बहते रहे। अंदर आई तो देखा अम्मा गहरी नींद में सो रही थी। आजकल उन्हें रात में घुटनों के दर्द की वजह से अच्छी नींद नहीं आती थी, इसलिए दिन में सो जाती थी। थोड़ी देर में भानु आ जाएगा, उसके लिए कुछ बनाना भी पड़ेगा। वो थके कदमों से उठी और खाना बनाने के लिए रसोई में आ गई। कौन? धारा। आ गई बेटी। अम्मा लेटे लेटे आवाज देने लगी। धारा ने जवाब दिया, हाँ अम्मा। आप क्या सो गई थी? अम्मा बुझे स्वर में बोली, रात में तो नींद आती नहीं है और इस समय पता नहीं कैसा आलस चढ़ जाता है। किसी काम की नहीं रह गई मैं तो। सारे दिन तुझे ही खटना पड़ता है। अम्मा की आवाज में ममता भर गई। धारा अम्मा की बात सुनकर बोली, ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा? आपकी वजह से कितना सहारा है। उसने अम्मा के गाल से गाल सटा लिए। अम्मा के बिना अपने जीवन की कल्पना से ही वो सिहर उठी। अम्मा ने भी प्यार से उसे अपने गले से लिपटा लिया और पूछा, फीस जमा कराई भानु की? धारा बोली, हाँ अम्मा। फीस के नाम से उसे फिर आज का वाकया याद आ गया और वो कांप उठी। अम्मा ने जब धारा की कंपकपी महसूस की तो वो उसके हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ? सर्दी लग रही है क्या? ठंडे पानी से बर्तन मत धोया कर, थोड़ा गर्म पानी कर लिया कर। तुझे आदत नहीं है? सुनंदा तुझे काम में हाथ लगाने ही कब देती थी? उनकी आवाज में दुख भर गया। धारा ने अपने को संभाला और उठ खड़ी हुई। धारा बोली, आ जाओ, आप चूल्हा जला रही हूँ, थोड़ी देर घुटनों की सिकाई कर लेना। अम्मा बोली, हाँ तू चल, मैं आ रही हूँ। आज शाम से ही बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। ठंड काफी बढ़ गई थी। धारा ने गाल को एक मोटी कतरी उड़ा दी थी। खुद भी उसने अंगीठी जलाकर बरामदे में रख ली थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से कुछ बड़े बड़े पेड़ उखड़कर
बिजली के तारों पर गिर पड़े थे। इस कारण शाम से ही बिजली गुल हो गई थी। जिन कुछ घरों में लाइट थी वहां भी अंधेरा फैला हुआ था। मौसम अत्यधिक ठंडा हो गया था। सब काम खत्म करके जब वो रजाई में घुसी तो उसके पैर बर्फ से ठंडे हो रहे थे। रजाई की गर्माहट से उसे कंपकपी सी छूट गई। उसने चारों तरफ से समेट कर रजाई को अपने नीचे दबा लिया। भानु को आज अम्मा ने अपने साथ सुला लिया था। इस समय पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। अभी रात के 8:30 या 9 बजे थे। फिर भी तेज बारिश और अत्यधिक ठंड की वजह से पूरा गांव सुनसान हो गया था। गांव से होकर एक पतली धारा वाली नदी बहती थी, लेकिन इस समय उसी में बरसाती पानी भर जाने के कारण सन्नाटे में उसकी खड़खड़ाहट और शोर घर के अंदर तक सुनाई दे रहा था। वो आज बहुत थक गई थी, इसलिए बिस्तर की गर्माहट ने जल्दी ही उसे गहरी नींद में सुला दिया। रात के पता नहीं किस पहर उसकी नींद किसी आवाज से खुल गई। एकदम से नींद से उठने की वजह से उसे समझ नहीं आया कि वो कैसी आवाज थी। वो बिस्तर में बैठे बैठे ही समझने की कोशिश कर रही थी। फिर से आवाज आई। ऐसा लगा कि बाहर कुछ गिरा हो। वो बिस्तर से निकली। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा बारिश से गाय की कोठरी का छप्पर ढह गया हो। देखना पड़ेगा, नहीं तो गाय अगर भीग कर बीमार पड़ गई तो दूध भी पीने को नहीं मिलेगा। बेचारा भानु आजकल वैसे ही अच्छे खाने को तरसता रहता है, और अगर दूध भी बंद हो गया तो क्या होगा। पास में पड़ा मोटा स्वेटर उसने पहन लिया, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली। बारिश अब काफी हल्की हो गई थी, लेकिन हवा अभी भी बहुत तेज चल रही थी। गाय की कोठी का दरवाजा बदस्तूर बंद था और छत भी बिल्कुल ठीक थी। वह अंदर आने लगी, तभी उसकी नजर आंगन की दीवार पर गई। वहां कोई साया सा था। धारा की घी बन गई। क्या था उस दीवार के ऊपर? क्या कोई जानवर था या कोई बिल्ली वगैरह थी? लेकिन बिल्ली तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती। उसका दिल धक धक पहलू में बजने लगा। उसने साहस से काम लिया और वहीं पड़े लंबे बांस को उठाया और खूब जोर से मारा। वो जो कुछ भी था निशब्द एक भारी बोझ सब बाहर गिरा और धारा भागकर अंदर चली आई और कमरे की कुंडी लगा ली और दरवाजे से पेट लगाकर हाँफने लगी। फिर उसने रजाई में घुसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे आंखें बंद कर लेने से उसकी सारी मुसीबत टल जाएगी। पता नहीं कब तक वो रजाई में दुबकी गहरी गहरी सांसें लेती रही। सुबह जब वे उठी तो सबसे पहले दरवाजा खोलकर डरते डरते बाहर गई। दीवार के पास एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरा हुआ था, जो ऊपर की दीवार से उखड़कर गिरा था। बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। उसने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। बाहर जमुना मौसी का बैठा अजय खड़ा हुआ था। दीदी, माँ ने थोड़ा सा दूध मंगाया है, उसने झिझकते हुए कहा। धारा ने जवाब दिया, आजा अंदर, अभी निकाल कर देती हूँ, कहकर उसने उसके हाथ से बर्तन ले लिया। अजय ने पूछा, भानु उठ गया? धारा ने जवाब दिया, देख ले अंदर उठा दे, स्कूल भी तो जाना है। कहती हुई वो गाय की कोठी में घुस गई। गाय का दूध निकालकर उसने अजय के बर्तन में डाला और उसे अजय को थमा दिया। भानु भी उठ गया था, लेकिन अभी बिस्तर में ही घुसा हुआ था। चूल्हा जलाकर उसने दूध गर्म होने रखा। तब तक अम्मा उठकर आ गई और बोली, तू गाय होकर देख ले बेटा, मैं भानु को दूध दे दूंगी। धारा अंदर आते हुए बोली, आप आराम से बैठो अम्मा, वैसे भी आपके घुटनों में दर्द हो रहा है। अम्मा बोली, आज तो कुछ आराम सा लग रहा है, कर लूंगी बैठे बैठे। मुझे आटा निकाल कर दे दे, गूंथ कर रोटी बना लूंगी। धारा मना करते हुए बोली, अम्मा मैं कर लूंगी। अम्मा जिद करते हुए बोली, ला दे दे बेटा, तू क्या क्या करेगी। धारा ने प्रांत में आटा निकाल कर अम्मा को पकड़ा दिया और गाय की कोठरी में सफाई करने और गाय को घास डालने के लिए चली गई। वहां से निपट कर वो भानु के पास आई और उसे उसकी यूनिफॉर्म पहनाकर उसके बाल करने लगी। भानु अब अपने आप नहा कर तैयार हो जाता था, लेकिन आज बहुत सर्दी थी, इसलिए हाथ मुंह धोकर ही तैयार हो गया था। अम्मा ने गिलास में दूध और गरम रोटी बनाकर भानु को दे दी। भानु के तैयार होकर बाहर निकलते ही धारा भी चाय पीकर गाय के लिए चारा लेने के लिए चल दी। उसका दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसे ईंधन की लकड़ी और गाय का चारा लेने जाना ही पड़ता। फिर भी 7-8 औरतों का ग्रुप था, इसलिए उसकी हिम्मत बंधी हुई थी।
रात भर बारिश की वजह से घास पूरी तरह भीगी हुई थी। घास काटने में काफी दिक्कत हो रही थी। वो तो ये अच्छा था कि माँ ने एक कोठरी में काफी सारी चीड़ के छिलके और रिंगाल की लकड़ी इकट्ठी कर रखी थी। नहीं तो बारिश में चूल्हा जलाने की भी परेशानी हो जाती, क्योंकि गीली लकड़ी से घर में तो धुआं भरता ही है और आंखें और दुखने लगती हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी घास काट रही थी, जिससे गाय के लिए 2 दिन का चारा हो जाए और उसे रोज रोज ना आना पड़े। ओ बेटी, कांटा कुमोरियों से बचकर रहना, केट पात बहुत है इधर। इंदु काकी ने चेताया तो वो धीमे से मुस्कुरा दी। सब लोगों के साथ होने से उसका भी मनोबल ऊंचा रहता था। आजकल जोंक भी बहुत हो रही थी, जरा सी चूक होते ही चिपक कर खून चूसने लगती थी। जंगल दूर से जितना सुंदर लगता है, उतना ही भयावह चीजें अपने अंदर समेटे रहता है। जंगली जानवरों का डर तो रहता ही है, साथ ही कितनी तरह के विषैले जीव जंतु भी पीछा नहीं छोड़ते। कोई कोई घास और कांटे तो ऐसे चुभ जाते हैं कि इंसान को चैन नहीं पड़ता, दर्द से बेहाल हो जाता है। उसने कुछ ज्यादा ही घास काट ली थी। अब गट्ठर उससे उठाया नहीं जा रहा था। किसी तरह 2 औरतों ने संभाल कर उसे धारा के सिर पर टिकाया। वो धीरे धीरे चल रही थी। बेटी, घास पत्ती पर पैर जमा कर चलना, नहीं तो फिसल जाएगी। काकी उसे समझाने लगी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उस दिन वाले तीनों लड़के एक बड़े पत्थर पर बैठे हुए दिख गए। धारा का दिल थक से रह गया। बदतमीज से पीछे ही पड़ गए हैं। वो तीनों उन्हें की तरफ देखकर एक दूसरे से पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। उनकी बातें भले ही समझ में ना आ रही हों, लेकिन उनके अंदाज बिल्कुल छिछोरे लग रहे थे। उन लोगों के पास पहुंचते ही वो पत्थर से कूदकर उनके आगे आगे चलने लगे। पता नहीं वो आपस में क्या बातें कर रहे थे। हो करके दांत फाड़ते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देख लेते। ए लड़कों, एक तरफ हो जाओ। इंदु काकी ने तेज स्वर में आवाज लगाकर कहा तो वो लड़के रुक कर पीछे देखने लगे। 2 कदम आगे बढ़ाकर वो उनके नजदीक पहुंच गई और बोली, कौन हो तुम? जंगल में कैसे घूमते फिर रहे हो? उन्होंने कड़ी आवाज में पूछा तो उनमें से एक दिलेरी दिखाते हुए बोला, ऐसे ही घूमने आ गए। काकियों ने घूरते हुए बोली, यहाँ कौन सी घूमने की जगह है? यहाँ गांव के तो हो नहीं हो तुम लोग, किसके मेहमान हो? वो उन रंग बिरंगे फैशनेबल कपड़े पहने लड़कों को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। दूसरा लड़का बोला, सरपंच के मेहमान हैं। काकी हैरान होकर बोली, उनके मेहमान हो? उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ, उनके लड़के के, उनके साथ पढ़ते हैं। काकी पूछताछ करने लगी, कौन से लड़के के? उनके तो 3 लड़के हैं। बब्बू के साथ पढ़ते हो? लड़का बोला, नहीं, सुंदर नाम है उसका, उसके साथ पढ़ते हैं। काकी बोली, हाँ पता है मुझे, बब्बू को ही सुंदर कहते हैं। बब्बू उसके घर का नाम है। इधर जंगल घना है, जानवर घूमते रहते हैं, इधर मत आना आज के बाद, नहीं तो कहाँ चले जाओगे पता नहीं चलेगा, समझे? कहकर काकी ने फिर से घूरा। वो तीनों मुंह बंद किए तितर बितर देखते रहे। उन लड़कों की कुछ न बोलने पर काकी फिर से गुस्से में बोली, समझे कि नहीं? यहाँ सरपंच के पास जाकर समझाओ तुम लोगों को। काकी की बात सुनकर उन तीनों के मुंह उतर गए और वो तेज कदमों से चलते हुए आंखों से ओझल हो गए। फिल्म से फैशन सीख लिया लड़कों ने, तमीज व्यवहार कुछ ना सीखा। इंदु काकी बड़बड़ाने लगी। धारा ने उन लड़कों के दूर जाते ही चैन की सांस ली। वैसे तो इतने लोग साथ थे, लेकिन फिर भी उनका सामना होते ही धारा का दम सा घुटने लगता था। धारा घर आ गई। अम्मा की तबीयत आज कुछ ढीली थी। उनका दर्द ठंडी हवा की वजह से और ज्यादा बढ़ गया था। शाम ढली, जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनकी कराही निकलने लगी। दारा बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने भानु को जमुना मौसी को बुलाने भेजा। जमुना मौसी फौरन आ गई। वो अपने घर से मालिश के लिए तेल भी लाई थी। क्या गिर गई थी अम्मा? मालिश के लिए घुटनों से कपड़ा सरकाते ही उन्होंने चौंक कर अम्मा से पूछा। हाँ, सुबह पैर फिसल गया था, आंगन गीला हो रहा था, अम्मा ने कराहते हुए बताया। धारा भी चौंक कर बोली, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ज्यादा चोट लगी है क्या? धारा घबरा गई थी अम्मा के गिरने की बात सुनकर। अम्मा बोली, ना ना, तो घबरा जाती है इसलिए नहीं बताया, दर्द तो वैसे भी होता ही रहता है। अम्मा दर्द में भी मुस्कुरा दी। धारा रुआसी होकर बोली, क्या करते हो अम्मा आप क्यों गई थी आंगन में? अगर ज्यादा लग जाती तो?
सोचा था तेरे आने तक थोड़ा काम निपटा लूंगी, तू भी तो थक जाती है कितना। अम्मा ने कराहती हुई आवाज में कहा। जमुना मौसी अम्मा को समझाते हुए बोली, अम्मा आप ज्यादा परेशान मत हुआ करो, बच्चों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो परेशानी हो जाएगी। वो तो देवता की कृपा से कोई हड्डी नहीं टूटी, नहीं तो मुश्किल हो जाती। फिर वो धारा से बोली, धारा बेटा एक तसले में आग निकाल कर ले आ, थोड़ी सेक पहुंचती रहेंगी अम्मा को। आज रोटी इन्हें यहीं पकड़ा देना, चलने फिरने मत देना ज्यादा। जमुना मौसी ने अम्मा के घुटनों पर कपड़ा लपेट कर पट्टी सी बांध दी। फिर वो अम्मा से बोली, मैं चल रही हूँ अम्मा, बच्चों को खाना देकर नहीं आई थी, कहीं बिना खाए सो गई तो दिक्कत हो जाएगी। महिपाल काका कब आएंगे मौसी? धारा ने पूछ लिया तो काकी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, देखो बेटी, उन्हें तो वो 2 ही महीनों की छुट्टी मिलती है साल में, बच्चे तो तरस जाते हैं उन्हें मिलने को। महिपाल काका भी धारा के पिता की तरह भारतीय सेना में थे और इस समय उनकी तैनाती सुदूर असम में थी। जमुना मौसी के जाने के बाद उसने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। आज बारिश नहीं हो रही थी लेकिन हवा बहुत ठंडी थी। गाय को अच्छी तरह ओढ़ाकर वो अंदर चली आई। भानु को खाना खिलाने के बाद वो थाली लेकर अम्मा के साथ ही बैठ गई और उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। खाना खिलाते हुए जब उसके हाथ पर एक बूंद गिरी तब उसे पता चला कि अम्मा निशब्द रो रही थी। धारा चौंक गई। क्या हुआ अम्मा, रो क्यों रही हो? खाना अच्छा नहीं लग रहा क्या? धारा के पूछने पर अम्मा ने ना में सिर हिला दिया तो उसने आगे पूछा, फिर दर्द ज्यादा हो रहा है अम्मा? अम्मा भावुक होकर बोली, अपनी माँ की बात अब तेरे हाथ से खा रही हूँ। वो रोते रोते हंस पड़ी तो धारा को भी हंसी आ गई। अगले दिन रविवार था तो भानु की छुट्टी थी। धूप निकली हुई थी तो घर का काम समेट कर उसने अपनी रजाई गद्दे सामने की दीवार पर डाल दिए। भानु को घर में ही रहने की हिदायत देकर वो दरांती लेकर निकलने लगी थी कि सामने से सरोज मैम को अपने घर की तरफ आते देख कर रुक गई। उसने चुपके से अपने कपड़े ठीक करते हुए दरांती एक तरफ डाल दी और हाथ जोड़कर मैम को नमस्ते करने लगी। भानु शर्माते हुए दरवाजे के पीछे दुबक गया। धारा, आज मैं शहर जा रही हूँ, लाओ तुम अपने प्रपत्र दे दो, मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दूंगी। सरोज मैम की बात सुनकर धारा अजीब धर्म संकट में पड़ गई। पता नहीं फॉर्म की कितनी फीस जाएगी, ऐसे कैसे पेपर्स दे दे, पता नहीं वो इम्तिहान देने भी शहर जा पाएगी या नहीं, और पढ़ाई कैसे हो पाएगी। दिन भर के कामों के बाद उसके पास समय ही कहाँ बच पाता है। उसे सोच में गुम देख कर सरोज मैम ने फिर से कहा, किस सोच में पड़ गई धारा, पेपर्स कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था ना कि पेपर्स तैयार रखना, मैं तुम्हारा प्राइवेट फॉर्म भरवा दूंगी। मैम, मैंने अम्मा से पूछा ही नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा तो मैम बोली, अरे क्यों नहीं पूछा, क्या आगे पढ़ने का मन नहीं है? तुम तो आगे पढ़ना चाहती थी ना। कोई नहीं, चलो मैं भी तुम्हारी अम्मा से पूछ लेती हूँ। धारा को चुप खड़ा देखकर उन्होंने कहा तो धारा के पैर मन मन के भारी हो गए, लेकिन उसे सरोज मैम को अपने घर के अंदर ले जाना ही पड़ा। अम्मा चूल्हे के पास ही बैठी अपने घुटनों पर दवाई मल रही थी। सरोज मैम को देखते ही उन्होंने संकुचित होकर अपने पैर ढक लिए। नमस्कार, मैं धारा की टीचर हूँ, सरोज मैम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अम्मा ने भी हाथ जोड़ दिए। धारा, बेटी चाय बना ले मास्टर जी के लिए। सरोज मैम मना करते हुए बोली, नहीं नहीं अम्मा, आज चाय नहीं पीऊंगी। आपको इसने बताया नहीं कि मैंने इससे आगे पढ़ाई करने के लिए कहा था। अम्मा ने नजरें उठाकर धारा की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मैम अम्मा को चुप देखकर उन्हें समझाते हुए बोली, मेरी सलाह है कि धारा को अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, इसका प्राइवेट फॉर्म भरवा दीजिए, पढ़ाई में ये इतनी अच्छी है कि इसे सरकार खुद पैसे देगी पढ़ने के लिए। अम्मा समझ रही थी कि धारा ने क्यों कोई जवाब नहीं दिया। सरोज मैम ने भी धारा के घर की हालत खुद अपनी आंखों से देख ली थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि धारा जैसे तैसे करके पढ़ाई पूरी कर ले, तभी अपने घर की हालत भी सुधार पाएगी। अगले दिन धारा बहुत चुप चुप थी। कल अम्मा ने उससे सरोज मैम को उसके सर्टिफिकेट देने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, उनसे यह भी कह दिया कि फॉर्म की फीस वो अपनी तरफ से भर दें, वो उनके पैसे बाद में चुका देंगी। उसका मन किया कि अम्मा को टोक दे कि उसे इस तरह पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन आज से पहले उसने अपनी दादी की कोई बात नहीं टाली थी, इसलिए बेमन से ही सही अपने सर्टिफिकेट
सरोज मैम को पकड़ा दिए। आज सवेरे घर का काम समेट कर घास लेते जाते समय वो उदास मन से ही निकली थी। अपनी मजबूरी पर उसे रोना आ रहा था। उसने तो यही सोचा था कि आगे की पढ़ाई करना उसके भाग्य में नहीं है, इसीलिए उसने सरोज मैम की बात अम्मा को नहीं बताई थी। सरोज मैम से पैसे लेकर परीक्षा फॉर्म भरने में उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा स्वाभिमान से रहना सिखाया था। फिर केवल फॉर्म भरने से क्या होगा, किताबें कॉपियां भी तो चाहिए। यहाँ तो भानु की फीस भरना ही मुश्किल हो रहा है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। घास लेकर घर पहुंची तो अम्मा बाहर बैठी धूप सेक रही थी। जमुना मौसी भी पास ही बैठी थी। दोनों पता नहीं क्या बातें कर रही थी कि उसके आते ही चुप हो गई। धारा ने घास का गट्ठर गोठ में रख दिया और हाथ मुंह धोने लगी। खाना खा लिया आपने? उसने अम्मा से पूछा तो अम्मा बोली, भूख नहीं लगी थी, सुबह चाय ज्यादा पी ली थी। अम्मा ने मुंह बनाकर कहा तो धारा बोली, हाँ जरूर अम्मा, बिना मेरे तो खाना उतरेगा ही नहीं आपके गले के नीचे। वो नाराज हो गई तो अम्मा फक से हंस पड़ी। आज कई महीनों बाद उनकी हंसी दिखी थी। धारा उन दोनों को देखकर बोली, आ जाओ आप दोनों अंदर, खाना निकालती हूँ, भानु भी आता होगा। जमुना मौसी मना करते हुए बोली, नारे मैं तो रोटी खाकर ही आई थी, तू खा ले, धूप अच्छी लग रही है, मैं तो धूप में बैठी हूँ। अम्मा उठकर धीमे कदमों से अंदर आने लगी। आज वो खेत से पहाड़ी खीरा लाई थी, उसको छील काट कर रायता बनाने लगी। माँ तो कई सारे पकवान बना लेती थी, वो भी घर की ही चीज़ों से, लेकिन उसे तो बहुत सारी चीज़ें बनानी नहीं आती। जमुना मौसी ही अपने बनाए पकवान भानु के लिए दे जाती हैं, नहीं तो भानु को रूखे सूखे भोजन में ही पेट भरना पड़ता है। खाने के बाद वो अम्मा से फॉर्म भरने को लेकर बात करना चाहती थी, लेकिन अम्मा को खुश देखकर कुछ कह नहीं पाई। 2 दिन बाद सारे गांव में सातु आटू पर्व मनाया जाएगा। धान सौंफ और धतूरा पाती से महादेव भगवान शिव और उनकी पत्नी पर्वत पुत्री पार्वती की रचना की जाती है। 4-5 दिन घरों में उत्सव का माहौल रहता है। पार्वती वैसे तो जगत जननी है, लेकिन पर्वतवासियों के अपने घर की बेटी है। सब उन्हें गौरा दीदी बोलते हैं और महादेव भगवान हुए जमाई। पर्वतवासी गौरा दीदी को लिवाने आए महेश्वर बिना के स्वागत में खूब पकवान बनाते हैं। पूरी, उड़द दाल की कचौड़ी, मालपुए, मुला लौकी की सब्जी, भांग की चटनी और भी पता नहीं क्या क्या। अम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक है तो बच्चों के लिए पकवान बनाने का उत्साह चरम पर था। एक तो बच्चे सुनंदा जी के ना रहने से बिल्कुल मुरझा गए हैं। धारा तो बड़ी है, समझदार है, लेकिन भानु तो 9 साल का होने के बावजूद रात में अपनी माँ से चिपक कर सोता था। कई बार तो आलस में बिस्तर में ही घुसा रहता था और खाना भी सुनंदा जी को अपने हाथों से खिलाना पड़ता था। अब गुमसुम सा चुपचाप जो कहो कर देता है। अम्मा को चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाए बड़े तलते देख भानु भी उन्हीं के पास घुसकर बैठ गया था। अम्मा ने भानु से पास की दुकान से थोड़े से तिल लाने को कहा, लेकिन वो तो वहां से हिलने को ही तैयार नहीं हुआ। हार कर धारा ने कपड़े धोते से उठाकर पैसे लिए और तिल लेने निकल गई। ठंडक थोड़ी कम थी, लेकिन हवा चल रही थी। तिल की पुड़िया लेकर वो दुकान से उतरी के सामने सरपंच के बेटे को अपने दोस्तों के साथ देखकर वही सिकुड़ गई। सुंदर पहले उसी के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन 8वीं के बाद उसके पिता ने उसे बाहर भेज दिया था। धारा को देखकर वो उसके पास चला आया और बोला, ओए धारा, तू तो बहुत बड़ी हो गई। उसकी घूरती नजरों से बचने के लिए धारा को कोई जगह नहीं मिली तो उसने धीरे से अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए। ये भुवन कह रहा था कि तेरे गांव में तो अप्सरा से भेंट हो गई है मेरी। ये कहकर वह खूब जोर से हंसा, फिर आगे बोला, मैं भी तो सोचूं मेरे गांव में अप्सरा कहाँ से आ गई। भुवन आगे बढ़ आया और सुंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख ले अपनी आंखों से, कुछ गलत कहा था मैंने? अब सभी इसके आगे पानी भरेगी। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? भुवन धारा को ही घूर रहा था। धारा भयभीत हो गई। वो चारों लड़के किसी शिकारी की तरह उस पर आंखें गड़ाए हुए थे। सुंदर भुवन का आंख दिखाकर बोला, ए भुवन, तमीज में रह ले, मेरे गांव की लड़की पर आंख मत गड़ा। फिर वो जोर से बोला, इस पर तो मेरा ही हक है, समझ गया? फिर चारों हाथ मारते हुए हंस पड़े। धारा लगभग भागते हुए आगे बढ़ गई। घर के अंदर पहुंचते ही उसके आंसू छलक आए।
पहले उसके छोटे से पहाड़ी गांव में इस तरह की लफंगापन सोच भी नहीं जा सकता था। बच्चों में आपस में भाई बहन जैसा भाव होता था, एक दूसरे की परेशानी में काम आते थे, बड़ों का डर होता था। फिल्मों का घटिया असर अधिकतर युवाओं और किशोरों के अपरिपक्व मन और दिमाग को अपनी चपेट में ले रहा है, और ये सब उनके व्यवहार में दिख रहा है। सुंदर पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था और वैसे भी उससे 3-4 साल सीनियर भी था, लेकिन स्कूल से अधिकतर सारे बच्चे साथ साथ ही निकलते थे और कभी ऐसा नहीं होता था कि उसने या किसी भी बच्चे ने किसी और बच्चे के साथ बदतमीजी की हो। छोटी मोटी लड़ाई के अलावा बच्चों के बीच कोई बात नहीं होती थी। सीधे साधे लोग और सीधा साधा जीवन था यहाँ। कपड़ों से किसी को अमीर या गरीब नहीं आंका जा सकता था। लगभग सभी लोग मोटे मोटे कपड़े ही पहनते थे। अब सिनेमा और घटिया टीवी सीरियल्स की बदौलत नए नए जवान हुए लड़के अजीब तरह की केश सज्जा और रंग बिरंगे शर्ट और घिसी उधड़ी जीन्स में नजर आने लगे हैं। धारा के आने की आहट पर अंदर बैठी जमुना मौसी भी बाहर निकल आई। उनका भाई आया हुआ था और उनके लिए खूब ढेर सारी बालूशाही बनवा लाया था, जिसे देने के लिए वो धारा की तरफ चली आई। जमुना मौसी अपना कटोरा हाथ में लिए बाहर निकल रही थी। धारा को देखकर बोली, कहाँ रह गई थी? अम्मा परेशान हो रही थी। बाहर बड़ी ठंडी हवा चल रही है, कपड़े अच्छे से पहन कर निकला कर, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। देख तेरी अम्मा ने कैसे सुडौल और सुगड़ बड़े बनाए हैं, एक बराबर बिल्कुल, रत्ती भर का भी फर्क जो हो। क्या हुआ है तुझे? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? कैसा चेहरा पीला पड़ गया है? धारा ने उनका हाथ पकड़ा और बाहर दरवाजे के पास ले गई। उसने बड़ी आंखों से जमुना मौसी को अब तक की हुई सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर जमुना मौसी हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, हे राम, कैसे निर्लज लड़के हैं। गांव के रिश्ते से तू बब्बू की बहन ही लगी। सब शर्म लिहाज बेच खाया इन छोरों ने। ये नहीं कि अपने दोस्तों को समझाता कि मेरे गांव की लड़की है, बहन हुई मेरी, और आवारा छोरों के साथ फालतू बातें कर रहा है। धारा भीगी आंखें लिए जमुना मौसी का मुंह देखते रही तो जमुना मौसी की भी आंखें भर आई थी। वो उसे दिलासा देते हुए बोली, परेशान मत हो, तू अकेले मत निकल, ज्यादा होगा तो सरपंच से शिकायत करूंगी ऐसे बेगैरत लड़कों की। और सुन बेटी, हिम्मत रखा कर, डरने वालों को तो दुनिया वाले और सताते हैं। एक दिन दरांती लेकर खड़ी हो जा। आओ, किसकी मजाल है मुझसे गलत बातें करने की? इतनी हिम्मत नहीं है उनकी कि कुछ गलत सलत करें। देख तेरे मौसा जी होते तो मैं अभी जाकर पूछती उनसे, लेकिन अकेले कैसे जाऊं? अम्मा जी की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें साथ ले जाऊं। धारा सहम गई। वो घबरा कर बोली, नहीं मौसी, अम्मा परेशान हो जाएंगी। जमुना मौसी नम आंखों से बोली, हाय राम, कैसी निर्दयी दुनिया है। बिना माँ बाप की बच्ची पर दया नहीं आती। बेचारे छोटे छोटे बच्चे। आज सुरेंद्र भाई होते या सुनीता जीजी होती तो किसकी मजाल थी कि उनकी लड़की को कोई मैली नजर से देख सके। धारा की आंखों से भी आंसू बह निकले। जमुना मौसी धारा को दिलासा देकर समझा बुझा कर चली गई और धारा अंदर अम्मा के पास आकर बैठ गई और अम्मा के साथ काम कराने लगी। अगले दिन जब घर जा रही थी कि पीछे से मौसी ने आवाज दी, धारा ओ धारा, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? रुक जा बेटी। धारा जमुना मौसी को हाँफते हुए अपनी तरफ आते देखकर डर गई। वो घबरा कर बोली, मौसी क्या हुआ? मौसी, अम्मा ठीक है और भानु? जमुना मौसी बोली, अरे बेटी, सब कुछ ठीक है। स्कूल से मास्टरनी जी आई है, जरा 2 मिनट रुक कर उनकी बात सुन ले। कहकर जमुना मौसी उसके घर की तरफ जाने लगी तो धारा भी उनके पीछे ही चल दी। सरोज मैम घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। उसके नमस्ते मैम कहते ही सरोज मैम हंस दी। सरोज मैम बोली, कितनी देर से आवाज लगा रही थी, सुनाई नहीं तुमने? फिर उनको भेजो तुम्हारे पीछे। धारा छेपते हुए बोली, जी मैम। आप क्यों परेशान हुए? कुछ काम था तो भानु को बता देते, मैं आ जाती। उसकी बात सुनकर सरोज मैम बोली, चलो पहले गरम चाय पिलाओ, फिर बताती हूँ क्या काम है। धारा अपने कपड़े ठीक करते हुए अंदर चली गई। अम्मा बैठी हुई अपने बाल सुलझा रही थी। सरोज मैम उन्हें देखकर हंसी और प्रणाम करने लगी। अम्मा बोली, आइए आइए, धारा मास्टरनी जी के लिए स्टूल ले आ। अम्मा ने धारा से कहा तो सरोज मैम बोली, ये लो तुम्हारा फॉर्म भरवा दिया है, इसे ही देने आई थी मैं। अब जरा डट कर पढ़ाई करना।
ये पॉलिथीन में तुम्हारी किताबें हैं, कोई कम हो तो देखकर बता देना, किसी को भेजकर मंगवा लूंगी। धारा संकोच में गड़ गई और शर्मिंदा से बोली, लेकिन मैम आप किताबें क्यों ले आए? मैं गांव के किसी बच्चे से ले लेती। सरोज मैम बोली, यहाँ गांव में कितने बच्चों ने इंटर से आगे की पढ़ाई की है? गिनती के 2-4 होंगे। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे विषय की किताबें उनके पास मिल ही जाती। उन्होंने जवाब दिया तो धारा बोली, लेकिन मैम वो कहना चाहती थी कि वो उनका इतना एहसान नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। सरोज मैम ने अपने बैग में से अपना नन्हा सा पर्स निकाला और कुछ पैसे निकालकर अम्मा को पकड़ा दिए और बोली, माँ जी, ये लीजिए अपने बचे हुए पैसे। किताबें तो मैंने सैंपल वाली ले ली थी और आपके पैसे बच भी गए। वैसे आपको इतनी जल्दी क्या थी पैसे वापस करने की? उन्होंने अम्मा को उल्हाना दिया। अम्मा जानती थी कि धारा की नज़र उन पर ही गड़ी है, इसलिए जानकर उन्होंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो मैम से बोली, आप जितना कर रही हैं वही बहुत है। कौन किसके लिए करता है? आप धारा पर इतने ध्यान देते हैं, उसके बारे में इतना अच्छा सोचते हो, कहकर अम्मा ने कृतज्ञता से उनके हाथ पकड़ लिए। चाय का गिलास रखकर सरोज मैम उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छा चलती हूँ धारा, पढ़ाई में किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मैं करने को तैयार हूँ। जो भी पढ़ना हो मेरे से पूछ लेना, थोड़ा बहुत तो मैं ही पढ़ा दूंगी। धारा ने सिर हिलाकर कहा, जी मैम। वो उन्हें छोड़ने बाहर निकल गई। सरोज मैम के घर से निकलते ही वो अपनी अम्मा के पास पहुंच गई और बोली, आपके पास पैसे कहाँ थे अम्मा? आपने कहाँ से इंतजाम किया? उसने सीधे पूछ लिया तो अम्मा बोली, तो इतनी चिंता मत कर, थोड़े बहुत पैसे पड़े थे मेरे पास। अब तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले बेटा, ज़्यादा मत सोच। धारा नाराज होकर बोली, अपनी दवाई तो सही से करवाती नहीं हो और बिना बात पैसे खर्च कर दिए, रखे रहने देती, आगे काम आते। अम्मा हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्यों? तो पढ़ लिख कर जब नौकरी करेगी तो मुझे पैसे नहीं देगी, मेरा इलाज नहीं करवाएगी? धारा अम्मा के पास बैठकर उनके कंधे पर सिर रखकर बोली, क्यों नहीं करवाऊंगी अम्मा आपका इलाज? आपके सिवा मेरा है कौन? आप और भानु के लिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अम्मा उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोली, तेरी तनख्वाह मिलेगी तो सुंदर सी ऊन खरीद कर तेरा और भानु का स्वेटर बनाऊंगी। भानु के लिए खूब बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी, खूब आराम करूंगी। बस मेरी पोती की खूब पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी लग जाए, और क्या चाहिए मुझे? धारा नम आंखें लिए बूढ़ी अम्मा के गले लग गई। अम्मा उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, जा, अब घास बदल लेने नहीं जाना तुझे? जा जल्दी चली जा बेटी और गाय को बाहर निकाल दे, थोड़ी देर उसके शरीर पे भी धूप लग जाएगी। अम्मा ने अपनी गीली आंखें छुपाते हुए कहा, लेकिन धारा की हिम्मत अकेले जाने की नहीं पड़ रही थी। परंतु ना जाने पर दादी के पता नहीं कितने सवालों के जवाब देने पड़ते, इसलिए हाथ में दरांती और रस्सी कमर के इर्द गिर्द बांधकर वो जंगल के लिए निकल पड़ी। वो निर्विघ्न अपने साथ की औरतों के पास पहुंच गई और फुर्ती से घास काटने में जुट गई। काश उसे पता होता कि उस पर छुपकर नजर रखी जा रही है। सुंदर और उसके साथी घने पेड़ों में छिपे हुए उन औरतों पर नजर रख रहे थे। धारा और साथ की औरतों के वहां से जाते ही वो सारे बाहर निकल आए। सुंदर और उसके दोस्त का मूड खराब हो गया था। सुंदर गुस्से में बोला, निकल गई हाथ से, पता नहीं कब अकेले मिलेगी। सुंदर ने हाथ की लकड़ी घास के पेड़ों पर मारी। देख सुंदर, ऐसे आंख बिचौली बहुत हो गई, और कितना इंतजार करेगा? 4 दिन से बस चक्कर ही काट रहे हैं। उसका दोस्त आनंद गुस्से से बोला। तो सुंदर शातिर मुस्कान के साथ बोला, अरे भाई, इश्क मोहब्बत में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है। उससे बात तो होने दो, अपना दीवाना बना लेंगे, बस एक बार अकेले तो मिले। आनंद बोला, और हम लोग तो तेरे चक्कर में यूं ही ख्वार हो रहे हैं, हमारा क्या फायदा होगा? सुंदर ने अपने दोस्त को घूर कर देखा और नाराज होकर बोला, ऐसा है, ज्यादा हीरो ना बनो। दोस्त हो तो दोस्त का साथ नहीं दोगे? ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में कहीं हमारे पिताजी को पता चल गया तो? अभी हमारे पिताजी को जानते नहीं हो, जरा भी भनक लग गई तो ऐसे बैंत मारेंगे कि चमड़ी भी उधड़ जाएगी। भुवन उसकी बात सुनकर मिमियाते हुए बोला,
तुम लोग क्यों उसके पीछे पड़ गए हो? पहले मैंने उसे देखा था। यार, मैं उसे अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। तुम लोग उस पर गंदी नजर मत करो। सुंदर उसके पीछे लात मारता हुआ बोला। इससे पहले कितनों को घरवाली बना लिया तूने साले। बड़ा आया घरवाली बनाने वाला। वो मेरी बनेगी। भुवन बोला। पहले कुछ कमा धमा ले हीरो, फिर ब्याह के सपने देखना। क्यों? मेरे बाबू ने इतना तो जोड़ रखा है, वो किस दिन काम आएगा? उन तीनों दोस्तों का दोस्त रमन बोला। इसे ब्याह कौन करेगा? तुम लोग। फूटी कौड़ी तो है नहीं तुम लोगों के पास। और सुंदर, तेरे गांव वालों को पता चल गया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। छोड़ उसका पीछा, तुम्हें तो गांव में ही रहना है। रमन उन सब में थोड़ा अलग था। सुंदर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला। ए चल, तेरी जान क्यों निकल रही है? इतना डरपोक है तो तू घर पर बैठना। और रमन बोला। बात डर की नहीं है, गांव में अंकल की इज्जत है। अगर कोई बात हो गई तो। सुंदर बोला। क्या बात हो जाएगी? मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ। प्यार मोहब्बत की बात ही तो करेंगे। और वो ना कर दे तो? आनंद ने छड़ी घुमाते हुए कहा। तो सुंदर चिढ़ते हुए बोला। क्यों ना करेगी? क्या कमी है हम में? भुवन बोला। तेरे पिताजी से शिकायत ना कर दे। जरूरी थोड़े ही है कि वो तुझे पसंद कर ले। भड़क गई तो गांव वाले भी गालियां देंगे। जरा सी तो जान है उसमें, देखा नहीं था उस दिन चेहरा कैसे सफेद पड़ गया था मुझे देखकर। सुंदर उसकी बात सुनकर बोला। देख, सच कहूं तो मेरा कौन सा उससे शादी ब्याह करने का इरादा है। थोड़े दिन मौज मस्ती करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, बस। शादी तो वैसे भी बाप की पसंद से ही होगी यार। रमन बोला। किसी ने शिकायत कर दी तो? सुंदर बोला। ये शहर नहीं है, यहाँ सरपंच के बेटे के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं है। चल उठ, चल अब यहाँ से। चारों लड़के एक दूसरे से बात करते गांव की तरफ चल पड़े। बस एक बार वो हाँ कह दे, सुंदर ने हसरत भरी आवाज में कहा। और फिर ऊंचे स्वर में गा उठा। गोरा गोरा मुखड़ा तेरा देखियो, जीना हुआ हराम। भुवन ने बुरा सा मुंह बनाया और पैर की टहनी तोड़ने लगा। सुंदर उसको देखकर खिलखिला उठा। अरे भुवन, मुंह क्यों बना रहा है? एक बार मेरे हाथ लग जाए तेरी भी मौज करवा देंगे। भुवन बोला। ऐसे तो हाथ लगने से नहीं, कहीं ना कहीं घेरना पड़ेगा उसे। छोटी मोटी छेड़छाड़ से बढ़कर वो लोग धारा को अकेले में कहीं घेरने की जुगत भिड़ाने में लग गए। इधर घर आकर धारा अपनी किताबों को प्यार से संभाल कर रख रही थी। ये जानकर कि अम्मा ने उसके फॉर्म और किताबों के पैसे दिए हैं, उसके दिल से भारी बोझ उतर गया था। नहीं तो इस ख्याल ने कि सरोज मैम ने उसकी फीस भरी है, उसका पढ़ने का मन ही मर गया था। शाम ढल चुकी थी। आज फिर लाइट गायब हो गई थी। सब तरफ अंधेरे का साम्राज्य था। भानु और धारा लैंप में अपनी अपनी किताबें खोले पढ़ रहे थे। भानु की आंखें बार बार झुकती देख धारा ने प्यार से उसके बाल से लाए और उसे सो जाने को कहा। उसकी आंखों में भी नींद भर रही थी, लेकिन थोड़ी और पढ़ने की सोचकर उसने अपना मोटा ऊनी चुटका चारों तरफ लपेटा और किताब में आंखें गड़ा दी। भानु अकेले की वजह से अम्मा के बिस्तर में ही घुस गया था। धारा को भी थकान महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने भी किताबें बंद की और कमरे में गर्माहट देती अंगीठी को बरामदे में रखने के लिए उठा लिया। माँ बचपन से ही उसे समझाती आई थी कि कभी भी आग को अंदर कमरे में रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने या दम घुटने का खतरा बना रहता है। उसने अंगीठी बाहर रखी ही थी कि बाहर किसी ने दस्तक दी। इतनी देर से कौन आया होगा? वो आशंकित सी वहीं खड़ी रह गई। दस्तक दोबारा हुई तो वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और अंदर से ही पूछा। कौन है? कौन है? बाहर से कोई आवाज नहीं आई। लैंप अंदर कमरे में था, यहां तक उसकी रोशनी भी पहुंच नहीं पा रही थी। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर अंधकार में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कौन है? उसने कहा ही था कि अचानक दो तीन हाथों ने उसे बाहर खींच लिया। धारा के मुंह से एक चीख निकली और दोबारा मुंह खोलने से पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया गया। वो कई सारे हाथों में फंसी छटपटा रही थी। उसके जोर जोर से हाथ पैर चलाने की वजह से उनमें से एक धड़ाम से नीचे गिरा। संभाल कर पकड़,
मुंह से हाथ मत हटाना, कोई धीमी आवाज में फुफकारा। वो कम से कम दो तीन लोग थे जिन्होंने उसे बुरी तरह दबोच रखा था और उस पर काबू पाने की असफल कोशिश कर रहे थे। किसी ने उसका मुंह पूरी तरह दबा रखा था। भय की वजह से उसकी आंखें फटी जा रही थी। उनमें से एक उसके कान में फुसफुसाया, ऐसे क्यों फड़फड़ा रही है? कुछ नहीं करेंगे। इस तरह हाथ पैर मारना बंद कर, परेशान मत हो। हम लोग बस तुझसे बात करने आए हैं। उसने प्रधान जी के लड़के सुंदर की आवाज साफ पहचानी। वो तड़प कर उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। बस कुछ बात करनी है, तू हाथ पैर पटकना बंद कर दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। धारा ज़िबा होते जानवर की तरह तड़प रही थी। उसके मुंह पर एक कपड़ा सा डालकर उसके मुंह से आवाज ना निकल पाए, इसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा था। चीख ना पाने की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं ये दरिंदे कब से घात लगाए बैठे थे। वो अपने को कोस रही थी कि वो बाहर ही क्यों निकली। अम्मा को घुटनों में दर्द की वजह से वैसे ही नींद नहीं आती थी। बाहर से आती आवाज सुनसान माहौल में उन्हें भी सुनाई दे गई। 2-3 मिनट तक तो वो बाहर की आहट लेती रही, लेकिन अब बाहर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो धारा को आवाज लगाकर बोली, धारा, अभी भी पढ़ रही हो क्या? धारा, धारा, लगता है सो गई। उन्होंने निश्वास ली। उठने में उन्हें यूं भी परेशानी होती थी। फिर भानु उनके पैरों पर पैर रखकर सो गया था, जिसकी वजह से उनके घुटने जकड़ गए थे। उन्होंने उसके पैर हटाकर उसे रजाई में अच्छी तरह ढक दिया। पता नहीं कैसी बेचैनी महसूस हो रही थी कि वो अपने बिस्तर से निकलकर खड़ी हो गई। उठते ही उनके होंठों से करहा निकल गई। बाहर के कमरे में लैंप जल रहा था, लेकिन धारा वहां भी नहीं थी। उन्होंने अपने कमरे में जलती धुंधली लालटेन उठाई और बाहर निकल आई और उसे ढूंढते हुए बोली, कहाँ चली गई? वो डगमगाते कदमों से बाहर आई तो हल्की रोशनी में सामने आंगन का दरवाजा खुला दिखाई दिया। लालटेन था में वो दरवाजे की तरफ आई तो उनके छक्के छूट गए। धारा उन लोगों की मजबूत पकड़ में छटपटा रही थी। वो धारा को ऐसे देखकर चीखी, कौन है? ओ लड़को, छोड़ो उसे, छोड़ो, अरे कोई आओ, पकड़ो इन कमीनों को। वो लालटेन एक तरफ पटक कर तड़प कर आगे बढ़ी। उन लोगों की पकड़ ढीली पड़ते ही धारा ने एक लड़के के हाथ पर जोर से काट लिया। ओ मैयारी! वो लड़का चिल्लाया और उसने जोर से झटका दिया। अम्मा उनके पास पहुंच गई थी, लेकिन इस झटके से वो पथरीली जमीन पर गिरी और उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। दूर दूर बने घरों से लोग बाहर निकलने लगे। पास ही जमुना मौसी के घर में से जमुना मौसी और उनका भाई निकल आया। वो लड़के घिर गए थे। 2-4 लोगों ने दौड़कर उनको पकड़ा और घसीट कर उनके हाथ खींचकर पीछे कर दिए। धारा अभी भी खड़ी खड़ी थर थर कांप रही थी। उसका ध्यान गिरी हुई अम्मा की तरफ नहीं था। जमुना मौसी आई तो उन्होंने अम्मा को सहारा देकर उठाया। उठते ही अम्मा की चीख निकल गई। उनके पीछे के कपड़े खून में लथपथ थे। पथरीली जमीन में गिरने से उन्हें काफी चोटें आई थी। उनका सिर भी शायद किसी पत्थर से टकराया था। सिर के बाल खून में लिथड़े हुए थे। घर के अंदर से कई लोग लैंप और लालटेन निकाल लाए थे। किसी ने टॉर्च जलाकर उनके मुंह पर मारी। तू सुंदर है ना? पड़ोस में रहने वाले गिरीश ने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ, उसने अपना सिर झुकाए हुए कहा। यहाँ क्यों आया है? उन्होंने कसकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। उसने घूर कर गिरीश को देखा, फिर नजरें झुका ली। इस बार जमुना मौसी ने कड़क कर कहा, यहाँ क्या करने आया था? उसने कोई जवाब नहीं दिया। रावत, तुम्हारे पास फोन है? जरा सरपंच को फोन करके बुलाओ। गिरीश ने कहा तो सुंदर ने हिम्मत करके कहा, उन्हें क्यों बुला रहे हो? गिरीश बोला, वही आकर फैसला करेंगी कि रात के इस वक्त तुम लोग यहाँ क्यों आए थे और क्या कर रहे थे। इसने ही बुलाया था हमें। सुंदर ने धारा की तरफ इशारा करके कहा तो जमुना मौसी भड़क कर बोली, झूठ बोल रहा है ये, कई दिन से धारा को परेशान कर रहा था। कई संदिग्ध आंखें हकबकाई खड़ी धारा की तरफ उठ गई। वो अभी भी बेहद घबराई हुई थी। कुछ लोग लड़कों की तरफ गुस्से से घूर रहे थे। सरपंच जी 5 मिनट में पहुंच आए हैं। और रावत फोन लेकर बाहर ही चला आया। सुंदर अपने झूठ को आगे बढ़ाता हुआ बोला,
इसने हमें मिलने के लिए बुलाया था। मैंने नहीं बुलाया था। धारा बिलक पड़ी। आस-पास वाले चुपचाप खड़े थे। शांत रहने वाले छोटे से पहाड़ी गांव में इस तरह की घटना पहली बार हुई थी। सुंदर के साथी तो चलो बाहर के रहने वाले थे, लेकिन वो तो गांव का ही रहने वाला था। उसकी ऐसा घृणित कृत्य करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। धारा, अपनी अम्मा को उठाकर अंदर ले चल। जमुना मौसी ने धारा से कहा तो धारा भीगी आंखें लिए अम्मा को उठाने लगी, जो दर्द से कराह रही थी। जमुना मौसी का भाई भी उन्हें सहारा देकर अंदर ले जाने लगा। सरपंच जी के आने पर उन्हें सारी बात बताई गई और वो भी गंभीर हो गए। उन्होंने धारा को बुलाकर पूछा कि क्या हुआ था। धारा ने सिसकते हुए शुरू से सारा घटनाक्रम बताया। धारा की बात सुनकर उन्होंने सुंदर और उसके दोस्तों की तरफ देखकर कहा, हाँ, तू क्या कहना चाह रहा है? सुंदर तो मुंह बंद करे चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके दोस्त भुवन ने कहा कि इसी लड़की ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। सच बोल रहे हो तुम लोग? सरपंच जी ने तेज आवाज में सवाल किया। सरासर गलत बोल रहे हैं। कई दिनों से लगातार लड़की को परेशान कर रहे थे ये। जमुना मौसी बाहर निकल आई थी और धारा के साथ ही खड़ी थी। अब औरतें ही फैसला करेंगी क्या? सरपंच जी ने बिना जमुना मौसी की तरफ देखे हुए कहा तो जमुना मौसी का मुंह उतर गया। सरपंच जी लड़कों की तरफ देखकर बोले, हाँ बताओ तुम लोग। भुवन बोला, अंकल, इस लड़की ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आनंद बोला, आप हमारा विश्वास करिए, आप खुद सोचिए, हम लोग तो बाहर थे, यही दरवाजा खोलकर बाहर आए थे। आनंद ने सहमते हुए बात पूरी की। तारा के पड़ोस में रहने वाले कई लोग बोलना चाहते थे, लेकिन सरपंच जी की वजह से चुप रह गए। इधर सामने आकर खड़े हो तीनों। सरपंच जी ने उन्हें आगे बुलाया। तीनों हिचकते हुए आगे खड़े हो गए तो सरपंच जी बोले, इस लड़की ने तुम्हें यहाँ बुलाया और तुम आ गए? क्यों, ठीक है ना? ऐसे तो तुम्हें कोई भी बुला ले और तुम चले जाओगे? क्या सोच कर आए थे? और रात के अंधेरे में क्या करने आए थे? वो तीनों चुपचाप खड़े रहे तो सरपंच जी बोले, शर्म नाम को नहीं है? गांव की लड़की को बदनाम कर रहे हो? और तू सुंदर, तेरी तो बहन लगी वो। सरपंच जी ने इशारा किया और उनके साथ आए आदमी ने भुवन, सुंदर और आनंद की पीठ पर से कपड़ा हटा दिया। सरपंच जी ने हाथ में पकड़ा हरा बैंड लिया और सटाक सटाक मारना शुरू कर दिया। लड़के चिल्ला चिल्ला कर रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन सरपंच जी का हाथ तभी रुका जब उनकी पीठ पूरी तरह उधड़ गई और उनकी चीख सिसकियों में बदल गई। सरपंच जी ने गुस्से में उन तीनों को घूरा, सुबह होते ही गांव में दिखाई मत दे जाना तुम लोग। गांव की बहू बेटियों पर गंदी नजर डालने वालों की हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कड़े स्वर में जमीन पर पड़े कराहते लड़कों से कहा, अब उठो और पैर छूकर इस लड़की से माफी मांगो। कहो, बहन गलती हो गई, माफ कर दो। तीनों कराहते हुए उसके सामने खड़े हुए और उससे माफी मांगी। फिर सरपंच जी धारा के सिर पर हाथ रखकर बोले, देख बेटी, भले को तेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन तू गांव की बेटी है। कोई तुझे आंख उठाकर नहीं देख सकता। कोई भी परेशानी हो सीधे मेरे धोरे चली आना, समझ गई? धारा ने हाँ में सिर हिला दिया। जमुना मौसी ने धारा की पीठ पर हाथ रखा और उसे अंदर ले गई। उन लड़कों को जमीन पर पड़े छोड़कर सरपंच जी और उनके साथ के लोग चले गए और आस पड़ोस के लोग भी तितर बितर हो गए। अपमान से काला मुंह और अपने दुखते जिस्म को संभाल कर वो तीनों भी उठकर धीमे कदमों से वहां से चले गए। कुछ लोग आपस में सरपंच जी के सही इंसाफ की और कुछ लोग सुंदर के बुरे लक्षणों की चर्चा करते हुए अपने अपने घरों में घुस गए। आज इस गांव में ऐसी घटना हुई थी जैसे पहले कभी नहीं हुई। सुंदर ने शहरी लड़कों के साथ मिलकर ऐसा काम किया था जो गांव में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। अम्मा की चोट रात के अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रही थी, लेकिन जमुना मौसी ने धारा से कहकर हल्दी पकाकर उन चोटों पर लगा दी, जिससे खून का रिसना बंद हो गया था। वो अभी भी कराह रही थी। भानु गहरी नींद में सो गया था और इतने सारे शोर शराबे के बाद भी उसकी आंख नहीं खुली थी। आगे क्या होगा? क्या अम्मा की चोट ठीक हो पाएगी? क्या अम्मा भी धारा और भानु को इस बेरहम दुनिया में अकेले छोड़कर चली जाएंगी?
अम्मा के बिना धारा खुद को और भानु को कैसे संभालेगी? क्या धारा का जीवन और भी अंधकार में हो जाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।